2024 की शुरुआत हुई और जनवरी के महीने की कड़कती ठंड। दिल्ली के लाल किले में बैठे थे हजारों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। अब मोदी जी ने इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 का संदेश दे दिया और देश की जनता से वादा किया कि 2047 तक देश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। अब बात अगर विकसित भारत की हुई है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अनसर्टेन रिजोल्यूशन है। लेकिन अगर कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो मोदी जी कई बार भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद रखने की बात कर चुके हैं। अब मोदी जी और उनकी सरकार को पहले से ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था तोहफे में मिली जिसके पांव पहले से ही डगमगाए हुए थे। डेवलपमेंट की रफ्तार सुस्त पड़ी थी और इन्वेस्टर्स का भरोसा खोता हुआ दिख रहा था। यही वो दौर था जब भारत के न जाने कितने ही अरबपति दिवालिया हो गए और बैंकों में अरबों का कर्ज दिमाग की नसें चटकाने के लिए काफी था। लेकिन अगर हम 10 साल आगे के भारत की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट दूसरी बड़ी इकोनॉमी से कहीं ज्यादा तेज है। बैंकों की हालत ठीक ठाक है और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए ये पूरी तरह तैयार है। हालांकि पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना था और अगर मॉर्गन स्टैनली की माने तो 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने वाला है। और हम ये भी कह रहे हैं कि देश में उम्मीद की लहर दिखती है। मगर भारत ने G20 समिट्स में कामयाब मेजबानी की। पिछले कुछ सालों में $1 अरब से ज्यादा की कंपनी भारत से ही उभरी। हर दिन शेयर बाजार में नई ऊंचाई देखने को मिल रही है। मोटा मोटी बात करें तो बीजेपी का आर्थिक नजरिया सही होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह आईना असली है जो दिखाया जा रहा है? तो चलिए थोड़ा गहराई में जाकर बात करते हैं। तो देखिए 1.44 बिलियन की पॉपुलेशन वाले देश भारत में आज भी कई लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए आज भी तरक्की का दौर अभी बाकी है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि मोदी जी की आर्थिक नीति से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको? एक एक करके बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा हथियार बना डिजिटलाइजेशन। भाई जब बीजेपी ने इस पर जोर डालना शुरू किया तो देश का सबसे गरीब तबका अपनी जिंदगी को बदलता हुआ नजर आया और ये धीरे धीरे कैश से डिजिटलाइजेशन पर शिफ्ट होता गया। इसका असर इतना है कि आज एक बोतल पानी के लिए भी पेमेंट यूपीआई से किया जा रहा है। इससे देश के हर नागरिक का पहचान पत्र, डिजिटल पेमेंट और डाटा एक ऐसा पिलर है जो लोगों को टैक्स रिटर्न जैसी अहम जानकारी यूं ही प्रोवाइड करवा देता है। और जैसा कि आज ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट डिजिटली ऐड किए जा चुके हैं तो इससे भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ है और मार्च 2021 तक भारत की जीडीपी 1.1% के आसपास बचाई गई थी। इसके जरिए सरकार लोगों को कई तरह की सामाजिक सब्सिडी और आर्थिक सहायता को सीधे उनके खातों में डाल सकती है और सरकार को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस उठाए बिना खर्च करने में भी मदद मिलती है। ये तो हुई बात डिजिटल भारत की। और अब बात एक और मुद्दे पर, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की तस्वीर बदल रही है। नए रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और मेट्रो लाइन, इन सभी प्रोजेक्ट्स को सामने लाने में मोदी सरकार का आर्थिक प्लान केंद्र बिंदु रहा है। पिछले 3 साल से उनकी सरकार हर साल $100 अरब देश की विकास के लिए खर्च कर रही है। और अगर बात देश में बन रहे नेशनल हाईवेज के बारे में की जाए तो 2014 से 2024 तक देश में 54,000 लंबे हाईवेज बनाए जा चुके हैं, जो इससे पहले के 10 सालों से कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर हम बात करें देश में अफसरशाही की तो मोदी सरकार ने इसमें भी कई सुधार किए हैं, वरना पहले नौकरशाही को भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे डरावना एस्पेक्ट माना जाता था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। अब आपको कोविड और उसकी वजह से लगा लॉकडाउन तो याद होगा ही। आप पर 2016 में हुई नोटबंदी का असर भी होगा। अब कई दिनों से अटकलें झेल रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई तो हुआ, लेकिन बस सरकार से यहीं पर जरा सी चूक हो गई और भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। भारत के सबसे बड़े अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, छोटे छोटे कारोबारी जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, वो अभी भी इन फैसलों के असर से जूझ रहे हैं। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं किए जा रहे। और अगर जीडीपी के रेशियो को ध्यान से देखें तो इसमें 2020 और 2021 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 19.6% रहा था, लेकिन इससे पहले 2007 और 2008 में जीडीपी 27.5% पर थी, यानी कहीं ज्यादा। चलिए, हमने जीडीपी पर भी बात कर ली। अब जरा सी बात रोजगार पर, किसे कितना मिला। अब इसी साल जनवरी में देश का यूथ लखनऊ में भर्ती केंद्रों पर इकट्ठा हुआ था। ये सभी इजराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम पाने की उम्मीद में थे। इनकी उम्मीद इस बात की गवाह थी कि भारत में नौकरी का अकाल कितना गहरा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2000 में देश के बेरोजगारों में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% पर थी
और ये 2022 में बढ़कर 65.7% पर पहुंच चुकी है। और 2014 के बाद से भारत में दी जाने वाली सैलरी भी कोई खास अपग्रेड नहीं हुई। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में असफल रही है। अब आपको मेक इन इंडिया नाम तो याद होगा ही। ये कैंपेन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के ठीक बाद शुरू किया गया था। इस अभियान का मकसद था भारत को दुनिया के कारखाने में तब्दील करना। 2020 में उनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों से लेकर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों तक 25 अरब डॉलर से सपोर्ट दिया ताकि देश की प्रोडक्शन एबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। और जानते हैं, एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन जैसी कंपनी चीन प्लान 1 की अपनी ग्लोबल पॉलिसी के तहत डाइवर्सिटी के लिए भारत आ रही है। यही नहीं, माइक्रोन और सैमसंग जैसी दूसरी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां भी भारत में निवेश करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट के ये आंकड़े बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं और इतने एफर्ट्स देने के बाद भी पिछले एक दशक से जीडीपी के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और अगर बात एक्सपोर्टेशन की जाए तो ये मोदी सरकार से पहले की सरकारों में बेहतर रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 2050 तक भी सालाना 8% रहती है और चीन 2022 के लेवल पर ही अटका रहता है, तो भी 2050 में भारत का कंस्ट्रक्शन एरिया चीन के 2022 के लेवल के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। अब देश में बड़ी इंडस्ट्री की कमी की वजह से भारत में आज भी आधी आबादी रोजी रोटी के लिए खेती बाड़ी के भरोसे है, जो दिन पर दिन घटती नजर आ रही है। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस की फ्रेश रिपोर्ट कहती है कि भारत में असमानता अपने 100 साल के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। गोल्डमैन नाम की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के एक्सपर्ट अर्बन मित्रा बताते हैं कि भारत में लग्जरी ब्रांड की गाड़ियां, घड़ियां और महंगी शराब का कारोबार भारत की आम जनता की जरूरत की चीजें बनाने वाली कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जो कि 100% सच है। ओवरऑल इन सभी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर नजर आती है। लेकिन हम इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज भारत तमाम प्रॉब्लम्स के साथ भी उड़ान के लिए तैयार है। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।